स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा सबको मालूम है, सामाजिक विज्ञान के मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं और ये पेपर आप देख लीजिए 825 BY। अब प्रीवियस पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैं करा दिया हूं। अब जितने भी पेपर हैं, 5-7 जितने भी पेपर मेरे पास होंगे सबका सोल्यूशन कराऊंगा पूरा फुल डिटेल में। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है इस बार आप लोगों को, ठीक है। मैं तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ आप लोगों को और इस पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं पूरे विथ आंसर, ठीक है। मानचित्र वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, एक एक प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, पूरा हल मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए, लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये आप याद कर लीजिए 825 BY है, ठीक है पेपर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न देखिए, खंड क, ठीक है। खंड क में पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1688 में, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी जो है 1939। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। मतलब पहले का जो ख है राइट आंसर होगा। देखो तो यहाँ उत्तर लिख लेके आया हूँ। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख 1789 जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आप देखिए दूसरा प्रश्न। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको मालूम है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो देखो, दूसरे का प्रश्न उत्तर इस तरह लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे, दूसरे का ग 5 सितंबर जो है वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा आप लोगों को ना? इसी तरह देखिए पूरा का पूरा सोल्यूशन देखें, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? सबको मालूम है कि महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को ही हम लोग राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए करते हैं। तो देखो उत्तर कैसे लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क, महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सबको मालूम है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का ख, न्यूयॉर्क जो है सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 में। तो लिखोगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या पांचवें का क, 1885, ठीक है। और छठवां प्रश्न देख लो यहाँ पे। छठवां प्रश्न यह है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? तो सबको मालूम है कि 26 जनवरी को लागू हुआ था लिखित संविधान, ठीक है। तो उत्तर लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या छठवें का घ, मतलब 26 जनवरी जो है राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न सातवां से, ठीक है। प्रश्न सातवां है कि भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न उत्तर संख्या सातवां क्या पूछा था हमसे कि भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि भारत के दो पड़ोसी देश बांग्लादेश व नेपाल है, ठीक है। बस 2 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा। प्रश्न हम लोग आठवां देखने वाले हैं कि भारतीय विदेशी नीति के कोई दो सिद्धांत बताइए। कह रहा है कि भारतीय जो विदेशी नीति है उसके कोई दो सिद्धांत बताना है। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या आठवां और इसमें लिखेंगे कि भारतीय विदेश नीति के दो सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो पहला कि दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान करना, और दूसरा होता है इसका सिद्धांत कि परस्पर गैर आक्रामकता। यह जो दो हैं वो भारतीय विदेश नीति के दो सिद्धांत हैं। और यह प्रश्न जो आठवां है वो क्लियर हो गया। प्रश्न 9 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9 और लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। हालांकि दो ही देशों का नाम पूछा था, लेकिन मैंने बहुत सारे देशों का नाम बता दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न उत्तर 9 भी आप लोगों को क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 9, ठीक है। चलिए प्रश्न 10वां देखते हैं। देखिए प्रश्न 10वां से यहाँ से आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा, मैं जानता हूँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, 3 कारण आपको बताना है, ठीक है? तो हम लोग प्रश्न उत्तर संख्या 10वां देखने वाले हैं, ठीक है? ये 10वां। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 10वां कि भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं, कौन-कौन से? देखिए पहला कारण था कि इस आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति तथा मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था, ठीक है? और दूसरा कारण था कि जो ब्रिटिश विरोधी भावना था तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। और तीसरा इसका कारण था कि अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण हमसे पूछा था और तीनों कारण हमने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो प्रश्न संख्या 10वां भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10वां का अथवा, क्योंकि एक भी प्रश्न हम छोड़ने वाले नहीं है, सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो प्रश्न 10वां का अथवा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न था कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख है। तो 3 दशाएं लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 10वां का अथवा। पहला था कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब वह जनता की समस्याओं का कारगर उपाय ढूंढता है। कह रहा है कि लोकतंत्र तभी सफल होगा कि जब वह जनता की समस्याओं का कारगर उपाय ढूंढता है। और यही कारण है कि सरकार को लोकतंत्र की मजबूती के कारगर शासन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ये तो पहला हुआ। दूसरा था कि देश की जागरूक जनता ने सदैव इस शासन को बदला है। जनता तभी तक लोकतंत्र को मानती है जब तक वह उनके हित में कार्य करता है, ठीक है? और तीसरा यह है कि जनता जागरूक होने से लोकतांत्रिक सरकारों को समय-समय पर उनके गुण दोष पता चलते रहते हैं, जो लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। तो देखिए ये प्रश्न जो है 10वां का अथवा का सॉल्यूशन था कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन 3 दशा पूछा था, तीनों दशाओं को हमने वर्णन किया है। नोट कर लीजिए इसको, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11वां यह है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? देखिए 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बार भी आएगा एग्ज़ाम में, मुझे मालूम है, ठीक है? असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? चलिए इसको देखते हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या देखिए 11वां, असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। 3 ही कारण हमसे पूछा है, 3 कारण देंगे। पहला कारण यह था कि रोलेक्ट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। जो रोलेक्ट एक्ट चला था, ठीक है? रोलेक्ट एक्ट मालूम है ना आप लोगों को क्या था? कि मतलब शंका के आधार पे किसी को शंका अगर हो जाता था कि अगर इसने ये काम किया है तो 2 साल तक उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है? तो रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना ने क्या किया कि विदेशी शासकों के जो असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। ये तो पहला कारण था अशोक आंदोलन का। दूसरा था कि पंजाब में जो अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी, ठीक है? जो पंजाब में अत्याचार हुआ था, उसमें जो हंटर कमेटी थी, उनकी सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। और तीसरा कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। सबको मालूम है कि 1929 में महामंदी आई थी और उस समय इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे और इन परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर उन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा था इस प्रश्न में कि असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण और तीनों कारण हमने अच्छे तरीके से बता दिया। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा, प्रश्न 11वां, ठीक है? ये प्रश्न 11 कंप्लीट हो गया कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। अब उसका अथवा देखने वाला है। अथवा में प्रश्न पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों को उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणाम कौन थे? उसका अब हम लोग 11 का अथवा का हल देखने वाले हैं।
देखिए आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 11 का अथवा, ठीक है। और 11 का अथवा क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम का उल्लेख करना है। पहला लिखेंगे कि इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। दूसरा है कि वर्ष 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थीं, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें क्या है बढ़ गई थीं। और तीसरा यह है कि गाँव में युवाओं को जबरन सेना पुलिस में भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। ठीक है? तो यहाँ पे 3 हमने कारण बता दिया प्रथम विश्व युद्ध के। ठीक है? तो प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम, ठीक है? मतलब कि वो जब युद्ध हुआ तो उसके बाद परिणाम क्या देखने को मिला, तो ये 3 परिणाम आपको देखने को मिला। बहुत सारे परिणाम देखने को मिले, लेकिन 3 ही हमसे पूछा है तो 3 ही का ज़िक्र किया जाएगा। ठीक है? चलिए, तो प्रश्न 11 का अथवा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है 12वां। लेकिन प्रश्न 12वां आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो कि कितने नंबर के लिए? 6-6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 12 क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति के योगदान थे, उसको दर्शाने के लिए कौन-कौन से उदाहरण देंगे हम लोग। तो अब देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 12। चलिए देखिए प्रश्न उत्तर 12, ठीक है? तो यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 12। और यहाँ पे हमसे पूछा था कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में नहीं पूछा, हमसे ये था प्रश्न कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो 3 उदाहरण में पहला लिखेंगे रूमानीवाद, और लिखेंगे रूमानीवाद में कि रूमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था जो लोगों में एक खास तरह की भावना का विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क एवं विज्ञान के महत्व की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवाद पर अधिक बल दिया। इसका मत था कि एक साझा संस्कृति को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ठीक है? तो ये रूमानीवाद में आप लोगों को यहाँ तक सॉल्यूशन लिख लो। दूसरी हेडिंग डालोगे राष्ट्रीय भावना, और राष्ट्रीय भावना में लिखोगे कि भाषा एवं बोलियां तथा संगीत ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्थानीय बोलियों के जो माध्यम से स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित किया गया, जिसे आधुनिक राष्ट्रीय संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, जहां अधिकांश लोग क्या थे? निरक्षर थे। ठीक है? ये आपको राष्ट्रीय भावना में हेडिंग डाल के आप लोगों को लिख देनी है। ठीक है? और तीसरी हेडिंग आप डालोगे लास्ट हेडिंग कि भाषा एवं लोक साहित्य, और इसमें लिखोगे आप कि भाषा ने भी जो राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा का महत्व समाप्त कर दिया गया तथा रूसी भाषा को एक हथियार बनाया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो देखिए प्रश्न 12 कंप्लीट हुआ, क्योंकि पूछा था कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण, और तीनों उदाहरण हमने देखिए कितना अच्छे से बताया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ और वही एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है? चलिए, ये भी प्रश्न हो गया, प्रश्न उत्तर 12। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि प्रश्न उत्तर 12 का अथवा। चलिए अब हम देखने वाले हैं 12 का अथवा। अब देखिए 12 का अथवा प्रश्न क्या पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो चलिए जर्मनी के एकीकरण की पूरी जो प्रक्रिया हुई थी उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। अब इसका सलूशन देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर 12 का अथवा। देखिए लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 12 का अथवा, और लिखोगे इसमें कि 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। ठीक है? अलग-अलग उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया था। और जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी। उस समय जो जर्मन के मध्य वर्गीय लोग थे, उनमें जो राष्ट्रीय भावना की बात करें तो बहुत उसमें व्यापक थी। और 1848 में जो जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर
निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राज्य बनाने का प्रयास किया था। उस समय 1848 में उन्होंने क्या किया कि जो जर्मन संप्रदाय के अलग-अलग क्षेत्र के लोग थे, और वहाँ पे निर्वाचित संसद नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का उन्होंने एक प्रयास किया था। और प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। जो प्रसा के उस समय जो प्रसा थे उस समय शासन करने वाले, वो राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। और प्रसा के जो प्रमुख मंत्री कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। ठीक है? और जिसने क्या किया कि प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता लिया, और जर्मन के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न थी। तो कौन-कौन सी घटनाएं हुई थी, उनको हम जिक्र करने वाले हैं, पॉइंट वगैरह में लिखने वाले हैं। तो पहला लिखेंगे कि देखिए, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच, और आखिरकार यह युद्ध समाप्त हुआ और उनको जीत मिली और एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी पूरी हुई। और दूसरा पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई। कह रहा है कि 18 जनवरी 1871 में जो वहाँ पे जर्मन राज्य के सेना प्रतिनिधित्व, चाहे वो ऑटो वन बिस्मार्क जो मंत्री थे, उन सबको मिलाकर एक मंत्रियों का एक बैठक बनाया गया। मतलब वहाँ पे उनके महल में एक बैठक हुई, आयोजन किया गया। ठीक है? जिसमें अब उसमें लिखने लिखने वाले हैं कि जब बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ कि जिसमें जो काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में, उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? काइजर विलियम प्रथम नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी। उस समय नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा उस समय बैठक में किया। और जर्मनी में, अगला पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। ठीक है? अब यहाँ तक पूरा का पूरा हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है? और ये भी प्रश्न हमने कर लिया कंप्लीट। प्रश्न क्या था कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। पूरा का पूरा हमने डिटेल में दिए, उतना ही आप लोगों को नोट कर लेना है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए प्रश्न 13 देखने वाले हैं कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख करना है। तो चलिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 13। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां, कोई दो चुनौतियां बताना था। पहला लिखेंगे क्षेत्रीय असंतुलन, और क्षेत्रीय असंतुलन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देश के सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास एक जैसा नहीं हुआ, जिससे क्षेत्रीय संतुलन पैदा हो सके, मतलब पैदा हो गया है। एक और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे विकसित प्रदेश हैं, तो दूसरी ओर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं। और इस क्षेत्रीय संतुलन के कारण क्षेत्रीय की भावना उत्पन्न होती है, जो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न को। पहले तो हमने डाला कि क्षेत्रीय का जो असंतुलन क्या है। तो यहाँ पे आपने यहाँ से लेकर, भारत एक विशाल देश है, सबको मालूम है कि बहुत बड़ा देश है, जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग स्तर की विभिन्नताएं पाई जाती है, सबको मालूम है। देश के सभी क्षेत्रों का जो आर्थिक विकास है एक जैसा नहीं हुआ है, सबका क्षेत्र का विकास अलग अलग है, हर एक देश का। कह रहा है कि जिसमें क्षेत्रीय संतुलन पैदा हो गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन क्या हो गया है, पैदा हो गया है। देखिए एक और पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे विकसित प्रदेश हैं। तो अगर दूसरी साइड बात करें तो दूसरी साइड बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पिछड़े क्षेत्र भी हैं। ठीक है? ये पिछड़े क्षेत्र हैं, और इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारण क्षेत्रीय की भावना उत्पन्न होती है। और यहाँ पे जो क्षेत्रीय का असंतुलन कारण बना हुआ है, जिससे क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होती है, जो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। तो देखिए सब समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो ये क्षेत्रीय असंतुलन था, नोट कर लीजिए। ठीक है? इसके बाद दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सामाजिक तनाव एवं हिंसा, और इसमें लिखेंगे सामाजिक तनाव एवं हिंसा में कि लोकतंत्र की सफलता की एक मुख्य शर्त देश में शांति तथा
व्यवस्था की स्थापना है, परंतु भारत में जाति, धर्म, धन तथा सामाजिक असमानता के कारण लोगों में आपसी तनाव बना हुआ है, जिसके कारण देश में समय-समय पर हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के सामाजिक तनाव तथा हिंसा का वातावरण भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या होती है, बड़ी चुनौती है। तो सामाजिक तथा तनाव हिंसा में हेडिंग डाल के आप लोगों को इतना पॉइंट लिखना है और यह प्रश्न कंप्लीट हो गया आप लोगों का। प्रश्न यही न था कि लोकतंत्र शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, दोनों चुनौतियों को हमने बता दिया, 6 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग अथवा देखने वाले हैं। अथवा में हमसे प्रश्न ये पूछा है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, कि भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उसकी क्या भूमिका है। अब तो उसकी भूमिका देखने वाले हैं, मतलब कि प्रश्न 13 का अथवा देखने वाले हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 13 का अथवा, और लिखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। पहले डालेंगे राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमसे ये प्रश्न पूछा था कि भारत लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, तो राजनीतिक दल की क्या भूमिका है वो देखने वाले हैं। तो राजनीतिक दल का अर्थ में हेडिंग लिखेंगे कि राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह है। जो राजनीतिक दल है लोगों का एक संगठित समूह है, मतलब लोगों को एक मिलाकर एक समूह बना गया है राजनीतिक दल, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। ठीक है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए होता है और सरकार में जो राजनीतिक सत्ता है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य में कार्य करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है। ठीक है, और राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो नीतियां हैं दूसरों की तुलना में उचित हैं। देखिए राजनीतिक दल में यही होता है, कोई भी किसी दूसरे को यही समझाएगा कि उनसे बेहतर राजनीतिक दल हमारा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उनकी नीतियां दूसरे की तुलना में उचित हैं। ये चुनाव के माध्यम से समर्थन पाकर अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दल किसी समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं और सभी दलों ने समाज के कुछ हिस्सों का समर्थन किया है। और किसी भी राजनीतिक दल में 3 मुख्य तत्व होते हैं। कौन-कौन से? एक तो पहला नेता, एक सक्रिय सदस्य जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो, और एक अनुयायी या समर्थक जो उसका समर्थक करते हैं। तो देखिए पूरा हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को भी बता दिया, और नोट कर लो ये 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न 13वां भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और प्रश्न आगे बढ़े तो अब यहाँ पे मानचित्र कार्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मानचित्र का मैप वर्क, मतलब प्रश्न जो 14 है, 14वां प्रश्न है, वो 14वां प्रश्न आप लोगों का मानचित्र है। ठीक है, देखिए मानचित्र में क्या है यहाँ पे बोला हमको। देखिए मानचित्र में 2 मानचित्र आते हैं। देखिए एक मानचित्र तो ये आ गया, और एक मानचित्र ये आता है। तो यहाँ पे बोला है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ये हम लोगों के लिए नहीं होता है, हम लोगों के लिए ये होता है, ये जो वाला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, जूम कर देता हूँ। हमसे बोला है इसमें, पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही स्थान पर आधे आधे नंबर मिलेंगे। अगर सही आपने नाम बता दिया और उसका लोकेशन आपने सही बता दिया, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, चलिए मैप वगैरह हम लोग लाते हैं और मैप में इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए मैप वगैरह हमने ला दिया यहाँ पे, और प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या है। ठीक है, मैं पेन वगैरह ले लेता हूँ इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पेन की आवश्यकता तो पड़ना ही है। तो हमने एक पेन ले लिया और देखिए कैसे इसको डिनोट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमसे ये पूछा है यहाँ पे कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सबको मालूम है कि मुंबई में हुआ था। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो मुंबई में हुआ था। तो आंसर तो मालूम चल गया, मुंबई। ठीक है, अब इस लोकेशन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुंबई है कहाँ। ठीक है, और तब जाके इंडिकेट करोगे। तो देखो लोकेशन की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा चित्र देख लो आप लोग, मानचित्र। मुंबई लोकेशन आपको, ये वाला जो लोकेशन आपको दिख रहा है, ये वाला लोकेशन, ये लोकेशन मुंबई का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरो का चिन्ह बना लेना है, और पहला प्रश्न क्यों ना, तो यहाँ पे पहला का इस तरह इंडिकेट करके आप मुंबई लिख देना है आपको, मुंबई। एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि पहला का आंसर आपने मुंबई दिया है। ठीक है,
चलिए पहला प्रश्न भी हो गया यहाँ पे। और देखो दूसरा है यहाँ पे कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब सितंबर की बात कर रहा है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ? कोलकाता में। तब तो कोलकाता तो मालूम चल गया। अब कोलकाता लोकेशन में हम लोग को ढूंढना है कि कोलकाता लोकेशन में होता कहाँ है। ठीक है, देखो कोलकाता की लोकेशन अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये लोकेशन कोलकाता का है, ये वाला। ठीक है, ये लोकेशन जो है वो लोकेशन कोलकाता का है। तो आप ऐसे करके एरो दे दो। ठीक है, और दूसरा का आंसर था ना, तो दूसरा आंसर ऐसे लिख कर और यहाँ पे कलकत्ता लिख दो, कलकत्ता। ठीक है, इस तरह ये भी क्लियर हो गया प्रश्न। और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न तीसरा क्या है? वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सबको मालूम है कि चेन्नई, वो भी मद्रास में। ठीक है, चेन्नई मद्रास में हुआ था। अब चेन्नई मद्रास का हमें लोकेशन ढूंढना है कि चेन्नई मद्रास का लोकेशन कहाँ होगा। देखो ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये वाला, ये लोकेशन आपका चेन्नई मद्रास का लोकेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह देगो। और तीसरा प्रश्न है ना, तो तीसरा प्रश्न इस तरह लिखोगे और लिखोगे चेन्नई। क्या लिखोगे? चेन्नई। और कहाँ पे? मद्रास में। कोष्टक में यहाँ पे मद्रास लिख दो, मतलब चेन्नई में मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। देखो प्रश्न चौथा क्या बोला है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो प्रयागराज यहाँ पे देखेंगे, प्रयागराज लोकेशन में कहाँ पे है। देखो प्रयागराज लोकेशन में ढूंढना है, तो देखो ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये वाला, ये लोकेशन आपका प्रयागराज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह दे दोगे। और चौथा प्रश्न था ना, तो चौथा यहाँ पे लिख के और लिख दोगे प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे प्रयागराज। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर हो गया। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है और लास्ट प्रश्न होगा इसका मतलब मानचित्र का पांचवा। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर स्थित कहाँ है? अमृतसर में, सबको मालूम है। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर। अब अमृतसर लोकेशन में कहाँ है? ठीक है, ये ढूंढना है। ये देखो ये लोकेशन अमृतसर का कहलाता है, ये वाला। यहाँ जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये अमृतसर का लोकेशन है। तो एरो का चिन्ह लगाओगे और पांचवा था ना, तो पांचवा लिखोगे, फिर लिखोगे अमृतसर, अमृतसर। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा मानचित्र में हमने सही नाम दिया, सही लोकेशन दिया, तो एक एक नंबर के हिसाब से 5 नंबर का हम लोगों का मानचित्र यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न, ये तो आप लोगों को केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे खंड ख स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खंड ख, अब हम लोग करेंगे क्या, तो खंड ख कल वीडियो आएगी, मतलब इसी समय आप लोग याद रखिएगा, खंड ख के कल वीडियो आएगी और उसका पूरा सलूशन कराया जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो अच्छे तरीके से और रिवाइज कर लो। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली वीडियोस आपकी पूरा का पूरा सलूशन कराया जाएगा। ठीक है, और निरंतर डेली वीडियोस देखोगे, नोट्स बनाओगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।